हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्पत्ति के नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपात का नियम। यह आप लोगों का एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह आप लोगों का 5 नंबर और 2 नंबर दोनों में आता है और हर एक बार इससे सवाल आता है। तो इसी क्रम में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 20वां है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स कक्षा 12 की है। तो अगर उत्पत्ति के नियम में अगर ये 5 नंबर से आ गया तो आप लोगों को इसे उदाहरण के साथ बताना होगा। अगर वही उत्पत्ति का नियम सिर्फ 2 नंबर में आए तो उत्पत्ति का नियम आप लोग लिख देंगे तो 2 का 2 मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, उत्पत्ति का नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपात का नियम में आप लोग ये जान लीजिए, क्या ये दोनों वर्ड एक ही है। उत्पत्ति नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है वह दोनों एक ही है। दोनों में से कोई भी लिखा आएगा या दोनों लिखा आएगा तो आप लोगों को आंसर सेम टू सेम यही देना है, आप लोगों को फुल नंबर मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग हमारा लेक्चर नंबर 19 देख कर आए होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स आप लोगों का कक्षा 12 में एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखते हैं तो आप लोगों को कोई भी टॉपिक अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग प्लीज़ जाके हमारे चैनल पर 19वां लेक्चर देख लें, तब आप लोगों को ये अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या उत्पत्ति का नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है। तो सबसे पहली बात जो है, उत्पत्ति नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपात का नियम यह अल्पकाल में लागू होता है। कब लागू होता है? अल्पकाल में लागू होता है। और उत्पत्ति का नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपात का नियम है क्या? तो उत्पत्ति का नियम हमारा क्या है, जब कोई फर्म अल्पकाल में उत्पत्ति के कुछ साधन को स्थिर रखकर अन्य साधन की मात्रा में परिवर्तन करता है, तब उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उन्हें उत्पत्ति का नियम से जाना जाता है। फर्म क्या है? तो फर्म पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्या किसी भी वस्तु के उत्पादन करने के लिए जो हमें जिस प्रकार की वस्तु की किसी प्रकार की वस्तु उत्पादन करते हैं, वो उस उत्पादन करने के लिए उस वस्तु कि हमारी जो सामान आवश्यकता ज़रूरत होती है तो हम लोग उसका उपयोग करते हैं, तो इसे ही हम लोग फर्म या उत्पादक कहते हैं। किसी भी फर्म या उत्पादक के लिए किसी प्रकार की वस्तु उत्पादन करने के लिए हमें श्रम, मशीन, भूमि, पूंजी, उद्यमी, यह सब की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। क्या फर्म क्या होता है, तो डायरेक्ट यहाँ समझेंगे उत्पत्ति का नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपात का नियम होता क्या है। तो फर्म आप लोग समझ गए होंगे कि फर्म क्या होता है। तो जब कोई फर्म अल्पकाल में, कौन काल में? अल्पकाल में उत्पत्ति का कुछ साधन को स्थिर रख लेगा, ठीक है, और अन्य साधन की मात्रा में परिवर्तन करेगा। जब अन्य साधन की मात्रा में परिवर्तन करेगा तो उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन आएगा, और उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन आएगा इसे ही हम लोग उत्पत्ति का नियम से जानते हैं। चलिए उत्पत्ति का नियम को एक बार फिर देखते हैं, क्या है हमारा या परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है। क्या जब कोई फर्म अल्पकाल में उत्पत्ति के कुछ साधन को स्थिर रखकर अन्य साधन की मात्रा में जब परिवर्तन करेगा, तब उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होगा उन्हें उत्पत्ति का नियम से जाना जाता है। तो 2 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग यहाँ तक लिख देते हैं तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। वहीं अगर 5 नंबर में होगा तो आप लोगों को अब इससे आगे भी लिखना होगा। इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, उत्पत्ति के नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपात के नियम में। तो सबसे पहले बात, उत्पत्ति का जो नियम होता है वो 3 नियम होता है। कितना नियम होता है उत्पत्ति का? 3 नियम होता है। पहला है साधन का बढ़ता प्रतिफल। क्या है? साधन का बढ़ता प्रतिफल, और साधन का स्थिर प्रतिफल, और साधन का घटता प्रतिफल। साधन को बढ़ता प्रतिफल को हम लोग उत्पत्ति का वृद्धि नियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उत्पत्ति का वृद्धि नियम भी कह सकते हैं। और साधन के घटते प्रतिफल को साधन का स्थिर प्रतिफल भी कह सकते हैं, और साधन के घटते प्रतिफल को उत्पत्ति का ह्रास नियम भी कह सकते हैं। तो चलिए इसे अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? साधन का बढ़ता प्रतिफल। क्या है? साधन का बढ़ता प्रतिफल। इस पर चर्चा करें हम लोग। साधन का बढ़ता प्रतिफल है क्या? साधन का बढ़ता प्रतिफल जैसे आप लोगों को बता चुके हैं, साधन का बढ़ता प्रतिफल को उत्पत्ति का वृद्धि नियम भी कहते हैं। सबसे पहली बात कि साधन का बढ़ता प्रतिफल को उत्पत्ति का वृद्धि नियम भी कहते हैं। और इसका डिफिनेशन क्या है? तो उत्पत्ति का बढ़ता प्रतिफल है क्या? तो उत्पत्ति के कुछ साधन को स्थिर रखकर अन्य साधन में जब परिवर्तन किया जाएगा तो उत्पादन की मात्रा में जो वृद्धि होगी तो होती है, अतः इसे उत्पत्ति का वृद्धि नियम कहते हैं। जब उत्पत्ति के कुछ साधन को स्थिर रखकर अन्य साधन में जब परिवर्तन किया जाता है तब उत्पादन के साधनों में जो वृद्धि होती है इसे ही उत्पत्ति का वृद्धि नियम कहते हैं। जैसे इससे ही स्पष्ट है कि साधन का इसमें बढ़ता प्रतिफल है, तो साधन का जब बढ़ेगा प्रतिफल जो उसमें उत्पादन होगा, उत्पादन में वृद्धि ही होगी, तो इसे ही उत्पत्ति
इसे ही उत्पत्ति का बढ़ता प्रतिफल या साधन का बढ़ता प्रतिफल कहते हैं। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहली बात, क्या इसमें जो होता है सीमांत उत्पाद को आप लोग बताए थे। सीमांत उत्पाद को हम लोग एमपी से डिनोटिंग करते हैं। एमपी का अर्थ होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट होता है जिसे हम लोग एमपी कहते हैं शॉर्ट में सीमांत उत्पाद को। वहीं औसत उत्पाद की बात करें तो औसत उत्पाद हमारा होता है एवरेज प्रोडक्ट। क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट, जिसे हम लोग एपी कहते हैं। और साधन का बढ़ता प्रतिफल में एमपी और एपी हमारा दोनों बढ़ता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहली बात श्रम को लेंगे और टोटल कुल उत्पाद, एपी औसत उत्पाद और एमपी हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट अर्थात सीमांत उत्पाद है। तो श्रम 1 है और टोटल उत्पाद 2 है और एवरेज प्रोडक्ट भी हमारा 2 है और एमपी भी 2 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दूसरे वाले में अब हमारा यहाँ से कहानी स्टार्टिंग हुआ। क्या टीपी किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, एपी किस प्रकार से प्राप्त करेंगे और एमपी किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हमारा श्रम 2 है तो हमारा टीपी 6 प्राप्त होता है। तो एपी प्राप्त करने के लिए आप लोगों को हम सूत्र बताए थे पिछले लेक्चर में। एपी बराबर क्या होता है? टीपी बटा एल। क्या होता है? एपी बराबर टीपी बटा एल। तो हमारा टीपी ये है और एल ये है। तो टीपी बटे 6 बटे 2 आराम से हो जाएगा। टीपी हमारा 6 है और श्रम 2 है। तो अगर भाग देंगे इसमें हमारा एपी कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। तो आराम से यहाँ 3 लिख सकते हैं। वहीं जब बात तीसरे नंबर पर करें तो तीसरे जब हम 14 बटे, इसमें वही होगा जब एपी प्राप्त करेंगे टीपी बटे एल। तो 14 बटे 3 जब भाग देंगे हम लोग 4.6 प्राप्त होगा। उसके बाद चौथे नंबर पर जब हम लोग एपी प्राप्त करेंगे तो वही सूत्र हमारा फिर यहाँ काम में आएगा। क्या? टीपी बटे एल। तो टीपी हमारा 33 बटे 4 है। जब आप लोग इसे भाग देंगे तो आप लोगों को प्राप्त होगा 8.25। तो इस प्रकार से हमें एपी इससे प्राप्त हो जाएगा। जब हम लोग एमपी प्राप्त करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को हम सूत्र बताए थे टीपी एन माइनस 1। तो आप लोग टीपी एन माइनस टीपी यहाँ टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट में से 6 में से अगर हम लोग 2 घटाते हैं कितना प्राप्त होगा? 4। आराम से यहाँ लिख सकते हैं। 14 में से 6 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा हमें? तो 8। वहीं 33 में से 14 घटाएंगे तो हमें 19 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा तालिका तैयार हो जाएगा और इसे सिंपल सा वक्र पर दर्शाएंगे। तो आप लोग यहाँ अभी तुरंत पढ़े, क्या इसमें एपी और सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों बढ़ता है। तो सीमांत उत्पाद अगर औसत उत्पाद बढ़ेगा तो आराम से यह ऊपर की ओर ही जाएगा। अगर इसमें बराबर होता है तो इस प्रकार से होगा और अगर इसमें घटता है तो यह नीचे की ओर आता है। तो इसमें क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एमपी ऊपर की ओर बढ़ रहा है और एपी ये भी दोनों बढ़ रहा है। तो इसे इस प्रकार से आप लोगों को बना देना है। तो आप लोग जानते हैं किसी भी मांग वक्र को दर्शाने के लिए या किसी प्रकार की तालिका को हम लोग दर्शाने के लिए एक्स और वाई एक्सिस रेखा को लेते हैं और ओ लेते हैं और इस प्रकार से वहाँ आप लोगों को दर्शा देना है। आराम से आप लोगों का यह हमारा जो साधन का क्या प्राप्त होता है? साधन का बढ़ता प्रतिफल। साधन का बढ़ता प्रतिफल, यह हमारा साधन का बढ़ता प्रतिफल कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को साधन का बढ़ता प्रतिफल जो है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम लोग साधन के बढ़ता प्रतिफल के बाद साधन के स्थिर प्रतिफल क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए साधन के स्थिर प्रतिफल को देखें तो इसे उत्पत्ति का समता नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे उत्पत्ति का समता नियम भी कहा जाता है। तो परिवर्तनशील साधन के अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से इनकी सीमांत उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है। क्या होती है? अगर परिवर्तनशील साधन की अगर हम अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करेंगे तो इसमें सीमांत उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है, बस उनके अपोजिट है। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, इसके सीमांत उपयोगिता में जब उत्पादन वृद्धि किया जाता है तो सीमांत और औसत उत्पाद दोनों बढ़ता है। लेकिन साधन का स्थिर प्रतिफल जो है इसमें अगर परिवर्तनशील साधन का अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं तो सीमांत उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है और उत्पादन में समान दर से वृद्धि होती है। किस दर से उत्पादन में वृद्धि होती है? समान दर से वृद्धि होती है। तो चलिए इसे भी हम लोग एग्जाम्पल से देखें। क्या एग्जाम्पल में यह किस प्रकार से हमारा है? तो आप लोग देख चुके हैं क्या इसमें उत्पादन जो है समान दर से यानी कि बराबर दर से वृद्धि होती है। एल हमारा क्या हो गया? श्रम हो गया।
टीपी क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट यानी कि कुल उत्पाद हो गया, एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि सीमांत उत्पाद हो गया, एपी हमारा क्या हो गया, एवरेज प्रोडक्ट यानी कि औसत उत्पाद हो गया। तो आप लोग वहाँ शॉर्टकट में लिखेंगे, क्योंकि अगर शॉर्टकट में टीपी एमपी एपी लिखेंगे तो इस प्रकार से एग्जामिनर जो कॉपी जांच करता है उसे लगेगा बच्चे में कुछ आता। अगर आप लोग हिंदी टू हिंदी ही सब लिखेंगे तो आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एग्जामिनर को कॉपी आप लोगों को अच्छा देखने में नहीं लगेगा, तो एग्जामिनर कम नंबर देगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग हायर लेवल का लिखेंगे तो एग्जामिनर को कॉपी जांच करने में अच्छा होगा। तो इसलिए आप लोग इसी प्रकार से लिखिएगा। तो एल दे दीजिएगा, टीपी एमपी और एपी ये हमारा किसका उदाहरण है, साधन का स्थिर प्रतिफल, जिसे उत्पत्ति का समता नियम भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग क्या देखें, अभी तुरंत हम लोग देखें हैं क्या, इसमें उत्पादन में क्या होता है, समान दर से वृद्धि होता है। तो इसमें उत्पादन क्या होगा, समान दर से ही वृद्धि होगा। अगर एपी एल हमारा 1 है, टीपी 10 है, एमपी 10 है, एपी, तो फर्स्ट लाइन कुछ करना ही नहीं है, सेकंड में हमारा काम स्टार्ट होगा। तो सेकंड में दूसरा में 20 है टोटल प्रोडक्ट, और एमपी हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, तो टीपी एन और माइनस टीपी एन माइनस 1। तो 20 में से 10 को घटाएंगे 10 प्राप्त होगा, फिर 30 में से 20 को घटाएंगे 30 से 10 प्राप्त होगा, फिर 40 में से 30 घटाएंगे तो हमें फिर 10 प्राप्त होगा। वहीं जब एपी निकालते हैं तो क्या होता है, हमारा टीपी बटा एल होता है, टीपी बटा क्या होता है, एल होता है। तो 20 बटे 2 करेंगे कितना प्राप्त होगा, 10। फिर करेंगे 30 बटे 3 कितना प्राप्त होगा, 30 बटे 3, तो फिर कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। 40 बटे 4 यानी कि 10 चौका 40। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं क्या, टीपी एपी एमपी, टीपी एमपी एपी, ये जो है एमपी और एपी, इसमें क्या होता है, उत्पादन में समान दर से वृद्धि होता है। तो इसे अगर आप लोग ग्राफ पर दर्शाएंगे तो इसमें एपी जो होगा, एपी और एमपी दोनों क्या दिखाई दे रहा है, हम लोगों का बराबर दिखाई दे रहा है। इसमें कोई भी वृद्धि या घटा या कुछ नहीं हो रहा है, इसमें समान दर से वृद्धि हो रहा है। तो इसे हम लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं क्या, एपी बराबर एमपी, तो एपी और एमपी दोनों एक ही रेखा पर आएगा। तो एपी बराबर एमपी, और ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई, और ए सिंपल सा है साधन का स्थिर प्रतिफल। तो आई होप आप लोगों को साधन का स्थिर प्रतिफल भी समझ में आ गया होगा, और उत्पत्ति का जिसे हम लोग समता नियम भी कहते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे क्या, साधन के घटते प्रतिफल को, साधन का बढ़ता प्रतिफल इसी प्रकार से बन जाएगा, साधन का स्थिर प्रतिफल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और साधन के घटते प्रतिफल भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को अगर इसी प्रकार का पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लें, आप लोगों को वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं साधन के घटते प्रतिफल को, जो हमारा अंतिम होगा, साधन के घटते प्रतिफल। तो साधन के घटते प्रतिफल क्या है, क्या साधन का घटता प्रतिफल को उत्पत्ति का ह्रास नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पत्ति का ह्रास नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि किया जाता है तो कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होता है। इसमें क्या होता है, घटती दर से वृद्धि होता है। सबसे पहले हम लोग बात क्या किए थे, साधन का बढ़ता प्रतिफल में क्या होता है, क्या सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों हमारा बढ़ता है। क्या होता है, दोनों बढ़ता है। एपी और एमपी हमारा दोनों बढ़ रहा है फर्स्ट में, और सेकंड में जब आए हम लोग तो एपी बराबर एमपी हो जाता है। क्या हो जाता है, एपी बराबर एमपी हो जाता है। वहीं जब हम लोग अभी थर्ड पर आए हैं तो क्या होता है, एमपी और एपी दोनों घटने लगता है। क्या होता है, एमपी और एपी दोनों यहाँ हमारा घटेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं इस पे, क्या साधन का घटता प्रतिफल को उत्पत्ति का ह्रास नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार उत्पादन के परिवर्तनशील साधन में वृद्धि किया जाता है तो कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होता है। एमपी बराबर एपी जो है वह घटने लगता है। चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। तो इसमें भी हमारा एल हो गया श्रम, और फर्स्ट बार में हम लोग कुछ नहीं करना, 5 5 5 आ गया। वहीं सेकंड में बात करेंगे तो टोटल 8 है। तो एमपी कैसे निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट 4, और एपी हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हमारा टोटल 3 है यहाँ, फिर 8 है, 2.6 है, उनके बाद हमारा ये 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा इसे एपी को आप लोग यहाँ कर देंगे और एमपी को यहाँ कर देंगे तो अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो हमें एपी हमें किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, तो टीपी बटा एल है ना, टीपी बटा एल। तो टीपी कितना है हमारे पास, 5/1,
5/1 तो फिर 5 आएगा वही होगा, और 5 में से वो 0 जाएगा तो 5 जाएगा। सेकंड में क्या है, 8 में से जब 5 जाएगा हमारा, 8 में से जब 5 को घटाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, MP प्राप्त होगा, तो 3 हो जाएगा। वहीं जब हम AP प्राप्त करेंगे तो 8 में से 2 को भागा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो आप लोग इसे AP रखेंगे और इसे MP रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, इसे AP मानना है और इसे MP मानना है। तो यहाँ 8 में से जब आप लोग 3 को भागा देंगे, AP ज्ञात करने के 2.6 प्राप्त होगा, 8 में से 8 जाएगा 0 प्राप्त होगा। तो 6 में से 4 को जब भाग देंगे आप लोगों को 4/6 करेंगे तो 1.5 होगा, और 6 में से अब 8 जाएगा -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं क्या MP और AP दोनों हमारा यहाँ अच्छी प्रकार से घट रहा है। आराम से आप लोग इसे देख सकते हैं क्या AP और MP हमारा दोनों घट रहा है। तो घटने की स्थिति में जब हम रेखा को दर्शाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ये हमारा X है और ये हमारा Y है, ये हमारा O है। तो AP हमारा ये रहा और MP हमारा माइनस में चले जा रहा है। क्या जा रहा है, माइनस में। तो आप लोग जानते हैं क्या X एक्सिस और Y एक्सिस पर माइनस हमारा ये प्लस में रहता है, ये प्लस में, ये भी प्लस में, और माइनस में नीचे की तरफ आता है, इधर भी माइनस आता है। तो MP हमारा माइनस की ओर आ रहा है, तो इसे आप लोग इस प्रकार से दर्शा देंगे। बशर्ते आप लोगों को सिर्फ यहीं पर ध्यान रखना, ये हमारा AP है और ये हमारा MP है। थोड़ी सी मिस्टेक है तो आप लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा क्या उत्पत्ति का नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है। सिंपल सा है, उत्पत्ति का डेफिनेशन लिख देना है, उत्पत्ति अथवा परिवर्तनशील अनुपात का नियम, और उनके बाद उत्पत्ति के 3 नियम है, ये तीनों को लिख देना है और इनका एग्जाम्पल को आप लोगों को बना देना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक इसी प्रकार से पहुँचते रहे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।